मैं गौरी शंकर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एट जुपिटर एकेडमी। आज बाबू हम आपको मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत कवर करना है। तो सबसे पहला चैप्टर हम जो पढ़ाएंगे आपको वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा चैप्टर की अगर बात करें तो हम आपको पढ़ाएंगे मैटर वेव्स। तीसरा चैप्टर आपका आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। चौथा चैप्टर आपका आएगा एक्स रे। पांचवा चैप्टर आपका आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स। और लास्ट चैप्टर आपका आएगा सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को। मॉडर्न फिजिक्स के अगर वेटेज की बात करें तो जेई की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो इसमें आपका 3 to 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है। 3 to 4 क्वेश्चंस आपके जेई में आएंगे और जेई एडवांस में भी आएंगे। जेई एडवांस में 2 पेपर होगा, दोनों पेपर में आपसे 2-2 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से आएंगे। जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो नीट में लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नीट में इसका वेटेज थोड़ा और ज़्यादा भी है, ये 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। तो अगर हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंस की बात करें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में मॉडर्न फिजिक्स है। जब तक आप इसे पूरी अच्छे तरीके से कवर नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे रैंक्स के बारे में तो खैर नहीं सोच पाएंगे बाबू। अगर आपको अच्छे रैंक्स चाहिए, नीट हो या फिर जेई हो, तो आपको मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एनसीईआरटी में तो ये दोनों चैप्टर है ही नहीं। तो हम आपको बता दें कि इन दोनों चैप्टर को एक साथ एनसीईआरटी में डिस्कस किया है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हम आपको अभी जस्ट समझाएंगे कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर का क्या मीनिंग होता है। दूसरी बात करें बाबू तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक्स रे, इन दोनों चैप्टर्स को वो कंबाइन किया है और चैप्टर का नाम लिखा है बाबू एटम्स। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक्स रे दोनों एक ही चैप्टर में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस। ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे जेई एडवांस का प्रिपरेशन करेंगे तो सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। जेई एडवांस में आपको ये नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत? चलिए, तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा इस चैप्टर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका मॉडर्न फिजिक्स, और उसमें जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। चलिए, अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। ध्यान से समझिए, पूरे चैप्टर्स को हम 7 आर्टिकल में डिवाइड किए हैं। आज का जो डिस्कशन मेरा होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 2 पूरा डिस्कस नहीं हो पाएगा, कुछ दूर तक डिस्कस हो पाएगा। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या है? फोटोन थ्योरी। सबसे पहले हम आर्टिकल नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है? ठीक, ध्यान से सुनिए। अगर हम लाइट के स्टोरी की बात करें बाबू, या हम ये समझें कि लाइट से रिलेटेड कौन कौन सा थ्योरी दिया गया, तो लाइट से रिलेटेड अगर थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले एक थ्योरी आया, वो था न्यूटन्स, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। थ्योरी क्या था बाबू? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसके बाद आपका जो थ्योरी आया बाबू उसको हम हाइजन थ्योरी, ध्यान से सुनिए, हाइजन थ्योरी। इसके बाद जो थ्योरी आया वो आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। किसका? तो मैक्सवेल का। किसका बाबू? मैक्सवेल का। तो हम यहाँ लिख रहे हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी।
उसके बाद एक थ्योरी का बात कर रहे हैं और ये था आपका प्लैंक्स थ्योरी। ध्यान से सुनिए तो जरा, प्लैंक्स थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन साहब ने यह समझाने का प्रयास किया कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिस पार्टिकल्स को उन्होंने कॉर्पस्क्यूल कहा। क्या कहा बाबू? कॉर्पस्क्यूल। तो आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट के पास कौन सा नेचर है, अगर ये पूछा जाए तो हम आसानी से कह सकते हैं कि लाइट के पास कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। अब उसके बाद आया हाइजन थ्योरी। तो हाइजन थ्योरी में बालक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड थ्योरी आया, और हाइजन अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट के किस नेचर को कंसीडर किया? तो लाइट के वेव नेचर को कंसीडर किया। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस थ्योरी से क्या क्लियर हो रहा है? इस थ्योरी से क्लियर हो रहा है कि इन्होंने लाइट के किस नेचर को एक्सप्लेन किया? वेव नेचर को एक्सप्लेन किया। और अब आता है प्लैंक्स का थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी के अनुसार लाइट के पास कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। ध्यान से समझिए जरा। तो उस समय बालक कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा था कि लाइट के पास बेसिकली कौन सा नेचर है? लाइट के पास पार्टिकल नेचर है या लाइट के पास वेव नेचर है? तो कुछ साइंटिस्ट का कहना था, जैसे न्यूटन साहब हो गए और प्लैंक साहब हो गए, इनका कहना था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। और कुछ साइंटिस्ट थे जैसे हाइजन थे, मैक्सवेल साहब थे, इनका कहना था कि लाइट के पास वेव नेचर है। इस डिस्कशन के बाद हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लाइट के पास हो ना हो पार्टिकल नेचर भी है और लाइट के पास वेव नेचर भी है। चूंकि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, इसीलिए बाद में कह दिया गया कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। लाइट के पास क्या है? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब ये बालक कि इसके पास पार्टिकल नेचर भी है और इसके पास वेव नेचर भी है। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, तो अब अगर हम यहां बात करें तो अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना ये था बाबू कि पार्टिकल नेचर है, कुछ लोगों का मानना था कि लाइट के पास वेव नेचर है। अब जरा ध्यान दीजिए, कॉन्फ्लिक्ट क्यों खत्म नहीं हुआ? ध्यान से समझिए इस बात को। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए खत्म नहीं हुआ कि लाइट के द्वारा जो फिनोमिना देखा जा रहा था, लाइट के द्वारा जो फिनोमिना देखा जा रहा था, जैसे रिफ्लेक्शन की बात करें, जैसे रिफ्रैक्शन की बात करें, जैसे इंटरफेरेंस की बात करें, जैसे डिफ्रैक्शन की बात करें, पोलराइजेशन की बात करें, और भी बहुत सारे लाइट के फिनोमिना हैं। और ये सारा का सारा फिनोमिना लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहा था। लाइट के किस नेचर से एक्सप्लेन हो रहा था? वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहा था। तो उस समय लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, ये मानने पे लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था। क्यों दिक्कत हो रहा था? क्योंकि जितने भी फिनोमिना डिस्कस हो रहे थे बाबू, वो सारा का सारा फिनोमिना लाइट के किस नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे? वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक फिनोमिना की बात करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से समझिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना भी उस समय वेव नेचर से ही एक्सप्लेन किया जा रहा था। वेव नेचर से ही एक्सप्लेन किया जा रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी। तो लोग ये मानने पे तैयार ही नहीं थे कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। तब ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन साहब आए। कौन आए बाबू? आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब आए और उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता है। लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है।
किस नेचर से एक्सप्लेन होता है? पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। और जब आइंस्टीन साहब ने ये समझा दिया, प्रूफ कर दिया, मैथमेटिकल डेरिवेशन कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना लाइट के पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होगा, वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा, तब लोगों ने ये मानना स्वीकार कर लिया कि लाइट के पास वेव नेचर भी है और लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। तो हम अब कह सकते हैं कि लाइट के पास एक नेचर है या दो नेचर है? दो नेचर है, इसीलिए कहा जाता है कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। लाइट के पास क्या है बाबू? ड्यूअल नेचर। तो यहां तक समझाने के बाद अब बच्चे को डाउट्स नहीं होना चाहिए कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है या ड्यूअल नेचर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब यहां पे एक सवाल बच्चे के मन में उठता है कि क्या सर एक ही समय पे एक ही फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और पार्टिकल वेव नेचर भी शो करेगा? जवाब है बाबू नहीं। एट ए इंस्टेंट, एट ए टाइम, लाइट या तो पार्टिकल नेचर शो करेगा या फिर लाइट वेव नेचर शो करेगा। लाइट के कुछ फिनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, कहीं कहीं बाबू कॉम्पटन इफेक्ट भी लिखा हुआ रहता है, COMPTON, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनहिलेशन। आपके सिलेबस में पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने वाला जो फिनोमेना पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हम अभी जस्ट पढ़ाएंगे, यहां पढ़ाएंगे, जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट हम आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन लाइट के किस नेचर से एक्सप्लेन होता है, तो जवाब आप वेव नेचर नहीं देंगे, जवाब आप पार्टिकल नेचर देंगे। कोई क्वेश्चन पूछता है कि लाइट के पास सिर्फ वेव नेचर है, सिर्फ पार्टिकल नेचर है या ड्यूअल नेचर है, जवाब आप देंगे कि पार्टिकल के पास ड्यूअल नेचर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 1 आपका फिनिश हुआ। ध्यान से सुनिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस जेईई में नहीं पूछा जाता है। नीट में सवाल आया है 1-2 बार, और नीट में सवाल सिर्फ ये आया है या मेडिकल में सिर्फ सवाल ये आया है कि इनमें से 4 ऑप्शंस रहता है बाबू, इनमें से कौन सा फिनोमेना लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, और मैक्सिमम टाइम जो ऑप्शंस जाता है वो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम आपको समझा दिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन दोनों पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, लेकिन संजोग ऐसा है कि बहुत बार जो ऑप्शंस टिक होता है वो ऑप्शंस आपका टिक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के किस नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है, तो आप जवाब देंगे क्या? पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 1 आपका फिनिश हुआ, और आर्टिकल नंबर 1 आपके लिए काफ़ी लेस इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसमें सिर्फ आपको ये याद रखना था कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। ठीक, अब आते हैं बाबू आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। तो आर्टिकल नंबर 2 हम यहाँ लिखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जेईई में, नीट में सवाल आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आर्टिकल नंबर 2 को हम लोग अच्छे से समझेंगे, कुछ पार्ट इसका आज समझेंगे और कुछ पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं बाबू, ये जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है इसको देख करके लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ जो भी पढ़ाएंगे आपको वो सारा का सारा PDF फॉर्म में वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा। उस PDF फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, वो अपने आप एक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसका सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे न्यूमेरिकल्स नंबर 2, न्यूमेरिकल्स नंबर 3, न्यूमेरिकल्स नंबर 4, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना है, नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि नोट्स हम आपको PDF फॉर्म में लिख के देंगे, आप उसका सिर्फ प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक ना, तो इसको देख करके लिखने का आपको कोई ज़रूरत नहीं होगा। चलिए,
अब हम लोग बात करते हैं फोटोन थ्योरी की। ध्यान से समझिए फोटोन थ्योरी है क्या। तो फोटोन थ्योरी में कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट को देखिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये पहले से आप जानते हैं कि लाइट जिस पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, लाइट जिस पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, उस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। इसका मतलब है कि ये फोटोन थ्योरी इटसेल्फ ये समझा रहा है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। कहोगे सर फिर आप इसको क्यों समझा रहे हैं? चूंकि हम लोगों का जो चैप्टर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होता है, इसलिए हम उससे रिलेटेड या लाइट के पार्टिकल से रिलेटेड जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है उसको हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं, ताकि जब न्यूमेरिकल्स में यूज करें तो आप किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सारे बच्चे को ये क्लियर हो गया होगा कि लाइट जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और इस फोटोन का स्पीड या लाइट का स्पीड कह लें, इस फोटोन का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है? तो सारे बच्चे को पता है कि वैक्यूम में फोटोन का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? चलिए, तो ये काफी लेस इंपॉर्टेंट पार्ट था, पॉइंट नंबर 1। अब समझिए पॉइंट नंबर 2, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 में समझाने का प्रयास ये किया गया बाबू कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक के अनुसार फोटोन का जो एनर्जी होता है, हम एक फोटोन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फोटोन का जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्या बाबू? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाएंगे तो आपको पता है बाबू कि फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो हम बराबर का साइन देते हैं, इक्वल का साइन देते हैं, और उसके बाद एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं। और यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया गया, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम दिखा रहे हैं H से। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू क्या बाबू? H न्यू। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आप थोड़ा सा वेव जान रहे हैं बाबू, वेव में आप पढ़े होंगे कि C इज इक्वल्स टू होता है न्यू इंटू लेमडा। तो हम यहां से लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल्स टू C बाई लेमडा। दैट मीन्स कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं हो, फ्रीक्वेंसी के जगह पे आपका वेवलेंथ गिवन हो, तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू Hc बाई लेमडा। तो ये काफी बेसिक फॉर्मूला है, सारे बच्चे को पता होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये सब पता होगा कि एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? तो H न्यू होता है अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो, और Hc बाई लेमडा होता है अगर वेवलेंथ गिवन है तो। यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज होता है बाबू, उसको हम नोट के फॉर्म में लिखे हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे है नोट नंबर 1 कि H का नाम क्या है? तो H का नाम अगर हम जानने का प्रयास करें तो H का नाम है प्लैंक कांस्टेंट। क्या है बाबू? प्लैंक कांस्टेंट। H का नाम क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट के वैल्यू की बात करें तो सारे बच्चे को याद करना है 6.6 × 10⁻34। वैल्यू क्या याद रखना है? 6.6 × 10⁻34। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि H का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि H का वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस H का या इस प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या है। प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या है? और प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या लिख रहे हैं यहां पे? ध्यान दीजिएगा, जूल इंटू सेकेंड। यूनिट क्या है बाबू? जूल इंटू सेकेंड।
तो यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है कि सर प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट जूल इनटू सेकंड कैसे, या क्वेश्चन एराइज होता है कि सर प्लैंक कांस्टेंट का हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं, हालांकि ये सब पार्ट आपको यूनिट एंड डायमेंशन में सीखे हुए होंगे, फिर भी हम आपको चूंकि यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए ध्यान से। सबसे पहले नोट में हम लिखे हैं यूनिट ऑफ एच, यूनिट ऑफ एच, ध्यान से सुनिएगा जरा, यूनिट ऑफ एच। किसी भी कांस्टेंट का अगर आपको यूनिट लिखना हो, ध्यान से सुनिए, किसी भी कांस्टेंट का अगर आपको यूनिट लिखना हो तो उस कांस्टेंट से रिलेटेड आप कोई एक फॉर्मूला फिजिक्स में याद कर लीजिए, या कोई एक फॉर्मूला फिजिक्स में लिख दीजिए। लिख देंगे, जैसे हमें h का यूनिट लिखना है, तो जब हमें h का यूनिट लिखना है तो हम h से रिलेटेड एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, और h से रिलेटेड फॉर्मूला सपोज कीजिए कि हम लिखे hc बाई लेम्डा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जिसका हमें यूनिट लिखना है या जिसका हमें डायमेंशन लिखना है उसको एक तरफ कर दीजिए, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे तरफ कर दीजिए। तो हम यहां से लिख सकते हैं बाबू h इज इक्वल्स टू ई लेम्डा बाई सी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अंत में हम ये करते हैं कि इस तरफ जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है उसका आप यूनिट लिखते चले जाइए, इस तरफ का यूनिट खुद ब खुद लिखा जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं बाबू कि यूनिट ऑफ h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ E इंटू यूनिट ऑफ लेम्डा डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ C, कोई दिक्कत नहीं होगा। E क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है, जूल। लेम्डा क्या है बाबू, वेव लेंथ, क्या है, वेव लेंथ है ना, तो बताइए उसका यूनिट क्या होगा, तो मीटर। सी क्या है बाबू, स्पीड, सी क्या है, स्पीड, और स्पीड का यूनिट सारे बच्चे जानते हैं, बोलिए जल्दी से, मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर से मीटर आपका कैंसिल आउट होगा, सेकंड आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहां से यूनिट ऑफ एच या यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आपको क्या मिलेगा, तो जूल इंटू सेकंड मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, जूल इंटू सेकंड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो ये था नोट नंबर 1। बिल्कुल ध्यान रखना है, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि यूनिट ऑफ एच, यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट क्या है, याद रखेंगे जूल इंटू सेकंड है। ठीक, अब थोड़ा सा समझते हैं बाबू नोट नंबर 2, और नोट नंबर 2 लिखा हुआ है कि डायमेंशन ऑफ एच, तो इसको भी जरा देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट खत्म हो जाएगा ये सब। डायमेंशन ऑफ एच, फिर से वही बात, एच से रिलेटेड आप कोई एक फॉर्मूला लिख दीजिए। तो एच से रिलेटेड एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेम्डा। यहां से आप लिख सकते हैं बाबू H इज इक्वल टू ई लेम्डा बाई सी। अब जरा बताइए कि जब हमें डायमेंशन लिखना है तो हम सिंपली लिखेंगे डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E इंटू डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ C। कोई दिक्कत? चलिए, एनर्जी का डायमेंशन, एटलीस्ट फोर्स का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन सारे बच्चे को याद होना चाहिए। हम यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन नहीं डिराइव करेंगे। डायमेंशन ऑफ एनर्जी हम ये सोच रहे हैं कि आपको ये आता है, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, mL2T-2, यही होगा। डायमेंशन ऑफ लेम्डा चूंकि वेवलेंथ है तो ये क्या है बाबू, L, और डायमेंशन ऑफ C स्पीड है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L-T-1। आप जरा इसको काट कूट कीजिए, ये L से L कटेगा, T-1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं mL2T-1।
दिस इज द डायमेंशन ऑफ एच। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए बाबू, नोट नंबर 3, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो, ठीक ना। तो ध्यान से समझिए इसको। हम जो फॉर्मूला जानते हैं बाबू एनर्जी ऑफ फोटोन का, वो फॉर्मूला जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू hc बाई लेमडा। h का वैल्यू हम लोग को पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। c का वैल्यू हम सारे बच्चे को पता है 3 इंटू 10⁸, और लेमडा का वैल्यू हम मीटर में पुट करेंगे। तो एनर्जी बेसिकली जो कैलकुलेट होगा वो एनर्जी कैलकुलेट होगा किसमें, जूल में, जब हम लेमडा को मीटर में रखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वो भी कब, तो जब वेवलेंथ या तो एंगस्ट्रम में गिवन हो या फिर वेवलेंथ नैनोमीटर में गिवन हो। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको ये कन्वर्जन याद होना चाहिए बाबू। यूनिट एंड डायमेंशन जब सर पढ़ाए होंगे तो आपको ये सब पता होगा कि 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये आपको याद होना चाहिए, या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, उसका चूंकि हमको यूज करना है इसीलिए हम वहां पे लिख दिए। अब जरा देखिए कि हमें एनर्जी चाहिए किस यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो जवाब देंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी का स्मॉल यूनिट है या वेरी स्मॉल यूनिट है, जिसको हम बोल रहे हैं बाबू क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें एनर्जी अक्सर हम लोग देखेंगे बाबू या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अक्सर एनर्जी इसी फॉर्म में आपको दिखेगा। तो हमको ये सब आना चाहिए। अब जरा देखिए कि हम इसको थोड़ा सा डिराइव कर रहे हैं। h का वैल्यू पुट कर रहे हैं बाबू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। c का वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू लेमडा इन मीटर। तो बताइए एनर्जी किस में कैलकुलेट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट हो गया। कोई दिक्कत। अब जरा इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कीजिए। तो ये 6.6 है, रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1.6 से 4 टाइम्स कटेगा, और 4 इंटू 3 क्या होगा 12। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आएगा 12.4 इंटू, यहां देखिए तो ये -19 ऊपर जाएगा, +19 बनेगा, तो 19 और 8 कितना बाबू 27, और ये -34 कितना हो गया -7। तो हम यहां से लिख सकते हैं 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन कब, जब आपका वेवलेंथ किस में दिया हुआ हो, मीटर में दिया हुआ हो। और हमारे क्वेश्चन में जो वेवलेंथ है वो या तो एंगस्ट्रम में रहेगा या फिर ये वेवलेंथ नैनोमीटर में रहेगा। तो जरा सोचिए, यहां से हम लोग दो कंडीशंस डिराइव कर रहे हैं। एक, जब वेवलेंथ एंगस्ट्रम में होगा तो मीटर को एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं 12.4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻10। अब यहां पे ये जो लेमडा है वो लेमडा किस में गिवन है बाबू, एंगस्ट्रम में गिवन है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा, +10 बनेगा, +10 और -7 +3। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये आपका आएगा 12.4 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब वेवलेंथ किस में गिवन हो, एंगस्ट्रम में गिवन हो। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। 12,400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। चूंकि वेवलेंथ एंगस्ट्रम में डायरेक्ट गिवन होगा
तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है एग्जाम में, 12400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम, और उस समय जो एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट होगा वो किस में होगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट होगा। दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहां समझिए, अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में गिवन है, चेंजिंग कहां होगा बाबू बताइए, ये 10⁻⁻10 के जगह पे क्या होगा 10⁻⁹, बस यही चेंजिंग होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं 12.4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 10⁻⁹ लेमडा इन नैनोमीटर। दिक्कत नहीं होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -9 ऊपर जाएगा, +9 बनेगा, +9 -7 +2 होगा। यहां से 12.4 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ किस में रहेगा, तो नैनोमीटर में रहेगा। और इसको अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 1240 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, किस में, नैनोमीटर में, और जो एनर्जी कैलकुलेट होगा वो किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो नोट नंबर 3 था, ये नोट नंबर 3 इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि अगर हमें वेवलेंथ एंगस्ट्रम में दिया हुआ है या अगर हमें वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। सारे बच्चे को याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो क्या बोलेंगे, तो अगर आपका एंगस्ट्रम में गिवन होगा, इधर देखिए, अगर लेमडा एंगस्ट्रम में गिवन होगा तो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा, किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर लेमडा नैनोमीटर में गिवन होगा तो क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम नोट नंबर 4 समझाते हैं, देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू आपके सीट में, क्वेश्चन नंबर 1, काफी बेसिक सवाल है, बस आपको यूज करना आना चाहिए, इसीलिए हम ये सवाल लिखे हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी हम लोगों को कैलकुलेट करना है, हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में कैलकुलेट करना है बाबू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ किस में गिवन है, एंगस्ट्रम में गिवन है। सारे बच्चे के मन में कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाना चाहिए कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा। ये जो लेमडा होता है बाबू वो किस में होता है, एंगस्ट्रम में होता है, और ये जो एनर्जी कैलकुलेट होता है वो किस में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, 12400 डिवाइडेड बाई 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप कैंसिल आउट कीजिए, 124 डिवाइडेड बाई 40, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो शायद ये आएगा 3.1। तो आंसर कितना जाएगा, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू नोट नंबर 4 को, ठीक। समझिए जरा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। ये हम लोगों के पास लाइट एनर्जी सोर्स है। ये लाइट एनर्जी सोर्स बल्ब के फॉर्म में हो सकता है, ये लाइट एनर्जी सोर्स ट्यूबलाइट के फॉर्म में हो सकता है, या किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। हमारे पास ये लाइट एनर्जी सोर्स है। सवाल ये उठता है कि इस लाइट एनर्जी सोर्स से हमें जो एनर्जी मिलता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलता है या डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है। तो इसी को प्लैंक साहब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा वो क्या कहते हैं। उनका मानना है बाबू कि लाइट एनर्जी सोर्स से जब एनर्जी रेडिएट होता है तो वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में रेडिएट होता है। जब ये एनर्जी रेडिएट होता है तो वो क्या कह रहे हैं बाबू, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में रेडिएट होता है। अब आप खुद सोच करके बता दीजिए कि हमें जो एनर्जी मिल रहा है किसी भी एनर्जी सोर्स से, लाइट एनर्जी सोर्स से, तो वो एनर्जी कंटिन्यूअस मिल रहा है या डिस्क्रीट मिल रहा है।
तो आप आसानी से सोच सकते हैं कि हमें जो लाइट एनर्जी सोर्स से एनर्जी मिलता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम आपसे ये कहें कि इस स्मॉल पैकेट का एनर्जी, इस एक पैकेट की बात कर रहे हैं, इस एक पैकेट का एनर्जी अगर हम h न्यू मान लें, क्या मान ले बाबू? h न्यू मान ले, तो जरा बताइए कि सोर्स का एनर्जी क्या लिखेंगे? तो एनर्जी ऑफ सोर्स आसानी से सोच सकते हैं कि अगर इस सोर्स से एक ही फोटोन बाहर जा रहा है तो हम लिखेंगे 1 × h न्यू। इससे अगर 2 फोटोन जा रहा है या 2 पैकेट जा रहा है तो हम लिखेंगे एनर्जी क्या? 2 × h न्यू। अगर इससे 3 पैकेट बाहर निकल रहा है तो हम लिखेंगे क्या? 3 × h न्यू। अगर 10 पैकेट निकल रहा है तो हम लिखेंगे क्या? 10 × h न्यू। और अगर n पैकेट रेडिएट हो रहा है तो सोर्स का एनर्जी क्या लिखेंगे? n × h न्यू। आप आसानी से समझ सकते हैं बाबू कि यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो इंटीजर के फॉर्म में होगा। या तो 1 पैकेट बाहर जाएगा, या 2 पैकेट बाहर जाएगा, या 3 पैकेट बाहर जाएगा, 10 पैकेट बाहर जाएगा, 50 पैकेट बाहर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 पैकेट बाहर जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 1.25 पैकेट बाहर जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 4/3 पैकेट बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ सोर्स, जिस सोर्स से n फोटोन बाहर निकल रहा है या जिस सोर्स से n पैकेट बाहर निकल रहा है, उस सोर्स का एनर्जी कितना लिखेंगे? n × h न्यू। कोई दिक्कत? अगर हम आपसे ये कहें कि एक पैकेट का एनर्जी hc/λ है, एक पैकेट का एनर्जी hc/λ है, तो बताइए कि सोर्स का एनर्जी क्या हो सकता है बाबू? तो सोर्स का एनर्जी हो सकता है 1 × hc/λ, सोर्स का एनर्जी हो सकता है 2 × hc/λ, सोर्स का एनर्जी हो सकता है 10 × hc/λ, सोर्स का एनर्जी हो सकता है 50 × hc/λ, या सोर्स का एनर्जी हो सकता है n × hc/λ। दिस इज द एनर्जी ऑफ सोर्स। तो सोर्स का एनर्जी क्या होगा? n × hc/λ। यहां भी n आपका क्या होगा? तो यहां भी n आपका इंटीजर होगा। इंटीजर कहने का मतलब बाबू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। अब अगर हम इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहें, अगर हम इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? ध्यान से सुनिए। हम ये कह सकते हैं बाबू कि एनर्जी का जो सोर्स का जो एनर्जी है, सोर्स का जो एनर्जी है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में या डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में, या हम इसको बोलते हैं बालक स्टेप के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टेप के फॉर्म में। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। दैट मीन्स सोर्स का एनर्जी हम चेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, और उसी स्टेप्स को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं बाबू क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। दैट मीन्स सोर्स का एनर्जी क्वांटम के फॉर्म में इंक्रीज हो सकता है, और चूंकि क्वांटम के फॉर्म में इंक्रीज होता है, स्टेप के फॉर्म में इंक्रीज होता है, इसी वजह से कहा जाता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। सोर्स ऑफ एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, और चूंकि सोर्स का एनर्जी क्वांटाइड है तो इसको ओवरऑल कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहा जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी अगर आपसे कोई पूछता है तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? तो एनर्जी ऑफ सोर्स इज इक्वल्स टू n × h न्यू, या कहते हैं एनर्जी ऑफ सोर्स इज इक्वल्स टू n टाइम्स hc/λ। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 कोई भी इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन संभव नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं।
क्वांटा का मतलब बेसिकली होता क्या है सर? तो क्वांटा का बेसिक मीनिंग होता है बालक कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो एग्जिस्टेंस में हो। अगर हम फोटोन की बात करें तो फोटोन के केस में जो मिनिमम एनर्जी एग्जिस्टेंस में आएगा वो मिनिमम एनर्जी क्या आएगा? एच न्यू आएगा, या वो मिनिमम एनर्जी कितना होगा? एच सी बाई लेमडा होगा। कोई दिक्कत? तो ये है क्वांटा ऑफ एनर्जी, ये है क्वांटा ऑफ एनर्जी। अब हम कह सकते हैं कि सोर्स का एनर्जी क्वांटा ऑफ एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहां भी कह सकते हैं कि सोर्स का एनर्जी क्वांटा ऑफ एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। चलिए अभी हम आपको जो समझा रहे थे उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम आपको क्या समझाए थे बाबू कि सोर्स का जो एनर्जी होता है वो या तो n टाइम्स एच न्यू होगा या आपका n टाइम्स एच सी बाई लेमडा होगा, यही ना। चलिए अब जरा देखिए, तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा, कितना क्वांटा ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ आइस। मतलब 10 ग्राम आइस को मेल्ट कराने के लिए, 10 ग्राम आइस को मेल्ट कराने के लिए हमें कितने क्वांटा का जरूरत होगा। तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि आइस खुद से तो मेल्ट नहीं होगा बालक, और जब आइस खुद से मेल्ट नहीं होगा तो हमें मेल्ट कराने के लिए एनर्जी देना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 ग्राम आइस को अगर मेल्ट कराना चाहते हैं तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 333 जूल एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 10 ग्राम आइस को मेल्ट कराने के लिए हमें जो एनर्जी सप्लाई करना होगा वो एनर्जी कितना सप्लाई करना होगा? तो 10 इंटू 333 जूल। दिक्कत नहीं है। और वो सारा का सारा एनर्जी कहां से आएगा? फोटोन के फॉल कराने से आएगा, और उसी फोटोन को वो आइस क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू, चूंकि n टाइम्स एच न्यू होता है और हमें यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी है 10 इंटू 333, यानी ये कैलकुलेट करना है। तो n इंटू एच न्यू, एच का वैल्यू हम लोग सारे बच्चे जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी आपका गिवन है 4.67 इंटू 10⁻13। हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। n इज इक्वल्स टू 10 इंटू 333 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 4.67 इंटू 10⁻13। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 1.076 इंटू 10⁻23 फोटोन्स। एक बार इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा, शायद आंसर आपका यही आएगा 1.076 इंटू 10⁻23 फोटोन्स। चलिए अब हम जो अभी समझा रहे थे उसको कंक्लूड कर दे रहे हैं बाबू। एक बार हम लिखे थे एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। ये कितने फोटोन का एनर्जी था? 1 फोटोन का एनर्जी था। इसमें एच को हम लोग क्या बोले थे? तो एच को हम लोग बोले थे प्लैंक कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या बोले थे बाबू? तो इसका यूनिट बोले थे हम लोग जूल इंटू सेकेंड। डायमेंशन हम लोग निकाल लिए थे, डायमेंशन निकाले थे ml/t-1। एक बार जरा चेक कर लीजिएगा, ml/t-1। फिर उसके बाद हम आपको समझाए थे कि एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? तो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम, और हम बताए थे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। कोई दिक्कत? और लास्टली हम आपको समझाए थे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो हम वहाँ लिखे थे एनर्जी ऑफ सोर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, या लिखे थे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच सी बाई लेमडा। तो ये था आपका नोट नंबर 1, 2, 3 और 4। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2 हम डिस्कस कर दिए फोटोन थ्योरी का। पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा समझिएगा, यहां से क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
आपसे पूछा जाता है बाबू कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और चूंकि फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसी वजह से उसके रेस्ट मास ऑफ फोटोन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कितना? 0। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला बालक जो मास ऑफ फोटोन पूछता है वो वहां पे रेस्ट मास नहीं पूछता है, वो यहाँ पे इफेक्टिव मास पूछता है। क्या पूछता है? इफेक्टिव मास पूछता है। तो हमें पता होना चाहिए कि इफेक्टिव मास फोटोन का कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहां से समझिए, एक रिलेशन जानते होंगे बालक, E इज इक्वल टू mc²। तो हम यहां से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू E बाई c²। E इज इक्वल टू mc²। पता है सारे बच्चे को? अब जरा देखिए, एनर्जी के जगह पे हम लिख सकते हैं बाबू hc बाई लेमडा इंटू c²। c से c कट जाएगा तो m इज इक्वल टू, बताइए, h डिवाइडेड बाई लेमडा c। दिस इज द इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। अब सवाल उठता है कि सर क्वेश्चन किस तरह से आएगा? तो सवाल ये पूछा जाता है कि आपके पास एक फोटोन है, आपके पास एक फोटोन है, रेड फोटोन। क्या है बाबू? एक आपके पास रेड फोटोन है और आपके पास एक है ग्रीन फोटोन। क्या है बाबू? ग्रीन फोटोन। अब आपसे पूछा गया कि रेड फोटोन और ग्रीन फोटोन में किसका मास ज्यादा होगा। अगर पूछ रहा है किसका मास ज्यादा होगा तो आप सोच के बताइए कि आप रेस्ट मास को सोच करके जवाब देंगे या इफेक्टिव मास। आपका जवाब होगा इफेक्टिव मास। और जब इफेक्टिव मास से आपको जवाब देना है तो इफेक्टिव मास का एक्सप्रेशन देखिए, H डिवाइडेड बाई लेमडा C। ये इस बात को समझा रहा है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगा, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो मास क्या होगा बाबू? कम हो जाएगा। वेवलेंथ बढ़ेगा तो मास कम हो जाएगा। और बच्चा क्लास में आप पढ़े होंगे VIB G/OR, इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता है। चूंकि इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ता है, इसका मतलब है कि इफेक्टिव मास का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। इफेक्टिव मास का वैल्यू घटेगा। अब रेड फोटोन और ग्रीन फोटोन की बात कर रहे हैं, तो रेड और ग्रीन, ये आपका रेड और ये आपका ग्रीन। रेड और ग्रीन में रेड का वेवलेंथ चूंकि ज्यादा है, रेड का वेवलेंथ चूंकि ज्यादा है, और जब वेवलेंथ ज्यादा है तो मास क्या होगा? कम होगा। तो हमारा जवाब जाएगा कि इफेक्टिव मास ग्रीन फोटोन का, इफेक्टिव मास ग्रीन फोटोन का ज्यादा होगा। किसके रेस्पेक्ट में? तो रेड फोटोन के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6। छोटा छोटा पॉइंट है, इजिली एक्सप्लेन हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन, फॉर्मूला याद रखिएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है बाबू? E/c। क्या होता है? E/c। या होता है h/λ। डी ब्रॉगली के अनुसार h/λ। दिक्कत नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। अगर आप चाहेंगे कि सर ये कैसे आता है, तो ये तो आपको h/λ हम मैटर बेस में समझाएंगे। अब यहाँ पे आप लेमडा का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। कितना पुट कर दीजिएगा? तो E इज इक्वल टू, चूंकि hc/λ होता है तो लेमडा इज इक्वल टू hc/e। तो जैसे ही हम hc/e पुट करेंगे, E ऊपर चला जाएगा, H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मोमेंटम आपका आएगा E/c। तो इसको याद रखिएगा, ये सारे बच्चे को याद रहना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा हम यूज करेंगे, इसका भी और इसका भी अगले क्लास में। फोटोन्स आर न्यूट्रल। क्या किया गया बालक कि फोटोन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, फोटोन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में छोड़ा गया या फोटोन्स को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में छोड़ा गया। जब फोटोन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन या फोटोन्स को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में छोड़ा गया तो देखा यह गया कि ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी तरह का डिफ्लेक्शन शो करता है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में ये किसी तरह का डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब है कि फोटोन हमारा क्या है? न्यूट्रल है। फोटोन क्या है बाबू? न्यूट्रल है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जरा समझिए कि जब फोटोन पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है, जब फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन होता है, कॉलिजन होता है, तो उस समय एनर्जी कंजर्व रहेगा।
मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व नहीं रहेगा। नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं रहेगा। नंबर ऑफ फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया जा सकता है या नंबर ऑफ फोटोन्स क्रिएट भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जब फोटोन पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करेगा तो कंजर्व रहने वाला क्वांटिटी, एनर्जी और मोमेंटम होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व नहीं होगा। चलिए देखिए, अब फोटोन थ्योरी से रिलेटेड अब न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोटोन थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या क्या आ सकता है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बाबू, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स पढ़ रहे थे, वहां से न्यूमेरिकल्स आने का संभावना बहुत कम होता है। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझिएगा जरा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। ध्यान से समझिए, जब प्लैंक साहब ये समझाने का प्रयास किए कि लाइट एनर्जी सोर्स से हमें जो एनर्जी मिलता है वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में मिलता है, डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है, तो एक सवाल मन में आता है बाबू कि सर फिर आप ये समझाइए कि उस लाइट एनर्जी सोर्स से एक सेकंड में कितना फोटोन्स बाहर निकल रहा है। और जब हम एक सेकंड में निकलने वाले नंबर ऑफ फोटोन्स को जान जाएंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 5 मिनट में कितना निकल रहा है, एक दिन में कितना निकल रहा है, या 5 घंटे में कितना निकल रहा है। कोई दिक्कत? तो हम लोग अब कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड। सोचते हैं बाबू कैसे ये कैलकुलेशन होगा, जरा देखिए तो इधर हमारे पास ये लाइट एनर्जी सोर्स है। हमारे पास ये क्या है बाबू? लाइट एनर्जी सोर्स है। अब इस लाइट एनर्जी सोर्स से टी सेकंड में, कितने सेकंड में? टी सेकंड में ये लाइट एनर्जी सोर्स n फोटोन्स को एमिट किया। कितना फोटोन्स एमिट किया? n फोटोन्स को एमिट किया। तो जरा सोच के बताइए, तो हम लिख सकते हैं बाबू कि t सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड कितना है? कैपिटल N है। तो बताइए यूनिट सेकंड में कितना होगा? तो n/t होगा। और इसी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं बाबू, किससे? इसी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्मॉल n से। दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जरा आप बताइए कि अगर इस लाइट एनर्जी सोर्स से n फोटोन्स बाहर जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इस लाइट एनर्जी सोर्स से अगर n फोटोन्स बाहर जा रहा है तो सोर्स का एनर्जी कितना होगा? आसानी से लिख सकते हैं। तो सोर्स का एनर्जी ऑफ सोर्स बोलिए n टाइम्स hc बाई लेमडा, या n टाइम्स h न्यू। हम लेमडा के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो n टाइम्स hc बाई लेमडा, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं बाबू e डिवाइडेड बाई टी, n डिवाइडेड बाई टी इंटू hc बाई लेमडा। इसी n/t को हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, जिसको हम किससे डिनोट किए हैं? स्मॉल n से डिनोट किए हैं। तो जरा देखिए, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, मैकेनिक्स में पढ़े होंगे बालक, इसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो ये हो गया पावर इज इक्वल टू n टाइम्स hc बाई लेमडा। यहां से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू p लेमडा डिवाइडेड बाई h। क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू p लेमडा डिवाइडेड बाई hc। इसको हम और डिटेल में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। n इज इक्वल टू p लेमडा बाई hc में सबसे पहला जो क्वेश्चन एराइज होगा वो ये होगा कि n प्रोपोर्शनल टू p लेमडा, n प्रोपोर्शनल टू p लेमडा, h कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n1 बाई n2 इज इक्वल टू p1 बाई p2 लेमडा 1 बाई लेमडा 2। अब p और लेमडा दो अलग अलग सोर्स के लिए देगा और नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड का रेशियो पूछा जाएगा, या नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड दो अलग अलग सोर्स के लिए दिया हुआ रहेगा, वेवलेंथ गिवन होगा और उस दोनों सोर्स के पावर का रेशियो पूछा जाएगा।
तो आप रेशियो रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ से बना सकते हैं, बन जाएगा, अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों को ध्यान रखना है बाबू, वो क्या ध्यान रखना है समझिए। अब देखो एग्जाम हॉल में पावर तो गिवन होगा, लेमडा भी गिवन होगा। कुछ बच्चे कैलकुलेशन करते समय क्या करते हैं कि h का वैल्यू वो पुट करते हैं, c का वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। उस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम 1/hc का कंबाइंड वैल्यू आपको बता रहे हैं और वो सारे बच्चे याद रखेंगे। हम यहाँ से 1/hc का कंबाइंड वैल्यू होता है 5 × 10⁻24। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n = 5 × 10⁻24 p लेमडा। यहाँ पे p पावर है, किस में रखेंगे तो SI यूनिट, और SI यूनिट क्या होता है वाट। लेमडा क्या है बाबू वेवलेंथ है, किस में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहीं पे आपसे गलती होगा। वेवलेंथ किस में रखना है तो इन मीटर, यहीं पे गलती होने का चांस रहेगा। आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे कि वेवलेंथ जो गिवन होगा वो या तो एंगस्ट्रम में गिवन होगा या फिर नैनोमीटर में गिवन होगा, और आप डायरेक्ट उस वेवलेंथ के वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे ही आप उस वैल्यू को पुट करेंगे आपका न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं 5 × 10⁻24 p लेमडा, तो यहाँ पे पावर वाट में रखना है और वेवलेंथ मीटर में रखना है। इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे हम अगले क्लास के वीडियो में, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और अगले क्लास में हम आपको इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन समझाएंगे फोटोन थ्योरी का, और वो होगा रेडिएंट प्रेशर और रेडिएंट फोर्स का कैलकुलेशन, ठीक ना। तो जो भी जेई के बच्चे होंगे वो ध्यान रखेंगे, रेडिएंट फोर्स और रेडिएंट प्रेशर से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स नीट में बहुत पूछा गया है, जेईई मेन में या जेईई एडवांस में इसका यूज किया गया है। तो इसका यूज कैसे किया जाएगा वो हम अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखेंगे और रेडिएंट फोर्स और रेडिएंट प्रेशर का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, थैंक यू।